गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज बीएससी थर्ड ईयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो आपको मालूम चाहिए ग्रीन आजकल वायुमंडल में 78% क्या नाइट्रोजन होता है और 21% क्या पाई जाती है ऑक्सीजन। शेष जो गैसें होती हैं जैसे आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये जितना जो मैंने लिख के रखा है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% होता है तथा इसी प्रकार आर्गन 0.93% होता है। गुणों का विकिरण लघु तरंग के रूप में जो लघु तरंग यदि वायुमंडल में जो आती हैं तो वो क्या होती पारगम हो जाती, परंतु जो अधिक दैर्घ्य की तरंगे आती हैं वो ताप युक्त होते हुए परिवर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्शन कर देता है, पुनः वायुमंडल में आती है, पुनः वापस लौट जाती हैं जैसे। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने देखो चित्र के द्वारा बताया हुआ है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जैसे कांच की ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, चादर होती है एक मोटी मतलब कांच की बहुत मोटी चादर होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आती है या गैस के अणु आ जाते हैं तो वो उस शीशे की छत प्लास्टिक की नहीं बनी होती अथवा प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें इसके अंदर पहुंच जाती हैं फिर पुनः लौट नहीं पाती हैं। देखो ग्रीन हाउस का मैंने बताया कि सन बनाया है, ठीक है, सन बनाया हुआ है। तो सन में क्या होता है कि सन के द्वारा ये क्या आ रही है अंदर आ गई। अब अंदर आने के बाद क्या होती है, इसी के अंदर जो कांच की या फिर प्लास्टिक की जो चादर जो होती है जो एक कमरे टाइप का बना हुआ होता है वहीं पे फैल जाती है और पुनः वापस नहीं लौट पाती हैं, जिस कारण से तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। देखिए हमेशा औसतन ताप कितना होता है 15 सेल्सियस होता है। यदि ग्रीन हाउस पृथ्वी पर ना होती या ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो इसका -80 सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता था। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये अवरक्त किरणों को अधिक अवशोषित होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अवरक्त किरणें जो होती हैं ज्यादा अवशोषित हो जाती हैं और यदि भूमंडलीय ताप बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है, आपको समझ में आ गया होगा कि 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन शेष जो गैसें होती वो कहलाती हैं। और इसका सीधा सिंपल ये कहलाता है जब सूर्य की लाइट ऐसा कांच का घर बनाया जाता है जिससे सूर्य की लाइट इसके अंदर आती है और आने के बाद पुनः वापस नहीं लौट पाती, जिसके उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो कहलाते हैं जैसे कि ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो गैसें हैं सब ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, निचले वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को संयोजन की पुष्टि, देखिए ग्रीन हाउस गैसों की पुष्टि जो हुई थी 1958 में, कब हुई थी 1958 में ग्रीन हाउस गैसों की पुष्टि की गई थी। कहाँ की गई थी, मोनो लोआ वेधशाला में। कहाँ की गई थी, अमेरिका के हवाई में। कहाँ की गई थी, अमेरिका के हवाई में की गई थी सबसे पहले। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। देखिए ऊंचाई ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में वहां पे सबसे पहले विलुप्त ज्वालामुखी में पता लगाया गया था। तो ग्रीन हाउस को 1958 में अमेरिका के हवाई में पता लगाया गया। तो उस स्थान को मोनो लोआ वेधशाला कहते हैं। कौन सी वेधशाला में लगाया गया था ग्रीन हाउस का, मोनो लोआ। ठीक है, और सबसे पहले CO2 को एक ज्वालामुखी के द्वारा पता लगाया, जिसे सुसुप्त ज्वालामुखी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको सबसे पहले मतलब क्या कहलाता है 1980 में। ठीक है, 1980 में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो थी जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं लगी थी तो 280 ppm थी, परंतु अब अनुमान लगाया गया है कि 250 तक 560 ppm तक पहुंच जाएगी। और इसका पहुंचने का कारण जीवाश्म ईंधन वनों की कटाई होती है, तो इसके कारण भी क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा हो गया मेथेन। मेथेन जो होता है CH4 इसका सूत्र होता है। मेथेन जो होता है वायु दूसरी प्रमुख ग्रीन गैस, पहली गैस हो गई CO2, दूसरी प्रमुख गैस कौन सी होती है, मेथेन गैस कहलाती है। देखिए आपको इस डायग्राम समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया है तो इसमें इतना परसेंट जो भाग होता है मतलब 60% भाग किसका होता है, CO2 का, 60% CO2 का होता है। फिर उसके बाद CH4 का होता है। तो मेथेन का कितना होता है 20% भाग होता है। देन उसके बाद 14% जो होता है CFC होता है। देन थोड़ा सा जो ये वाला भाग होता है ये N2O6 का भाग होता है। तो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे प्रमुख गैस कौन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 60%। उसके बाद मेथेन जो होती है इसका 20% भाग होता है। और ये प्रमुख मतलब याद रखना है कि दूसरी प्रमुख ग्रीन गैस कहलाती है मेथेन। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी प्रमुख ग्रीन गैस कौन है, तो मेथेन कहलाती है। ये मीथेन के साथ 2 गुना होती है।
ठीक है। ये अपूर्ण अपघटन से उत्पन्न होती है। मीथेन जो तो जीवाणु द्वारा भी उत्पन्न होती है और बायोगैस के द्वारा भी उत्पन्न होती है, जीवाणुओं के द्वारा, बायो के द्वारा भी उत्पन्न होती है। फिर होता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड कितने परसेंट है इसमें, 6%। ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये उर्वरकों से, उर्वरक जो होते हैं और क्या होते हैं, अंधाधुंध प्रयोगशाला, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से, जंतुओं के अपशिष्ट से नाइट्रोजन की सांद्रता में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। और मानवकृत ग्रीन हाउस पर प्रभाव, जो मनुष्य के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाए जाते हैं, तो N2 के ज्यादा बढ़ने के कारण या इनकी सांद्रता में वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है अविषक्त, अत्यधिक अज्वलनशील स्थायी गैस है, जो कृत्रिम अवयवों कार्बन तथा हेलोजन से मिलकर बनी हुई होती है। आपको जो मालूम है फ्लोरो यानी फ्लोरीन लगा हुआ, तो ये हेलोजन इसमें मिलके और कार्बन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, रियसॉल होते हैं, स्प्रे होते हैं, प्लास्टिक के फोम आदि उद्योगों में ये होती है। ये लंबी अवधि तक वायुमंडल, याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है बहुत लंबी अवधि तक वायुमंडल में बनी रहती है। ये भी चीज याद रखें आप कि इसकी सांद्रता बहुत समय तक रहती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वायुमंडल में बहुत समय तक स्थायी बना रहता है। और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है बहुत मतलब अत्यधिक खतरनाक है। क्यों? ग्रीन हाउस, जो मानव निर्मित ग्रीन हाउस होते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रभावशाली होता है, इफेक्ट डालता है। तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 60%, देखिए मैंने चित्र में बनाया, और मेथेन का 20% है, क्लोरोफ्लोरो का 14% है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। ठीक है। तो ये उष्मारोधी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण, अब देखिए औद्योगिकरण, देखिए जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट, मतलब जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो डाल रही हैं, या जो ग्रीन हाउस में जो वृद्धि हो रही वायुमंडल में, ऊष्मा रोधी जो ऊष्मा को आने से रोक रही हैं, पहले औद्योगिकरण, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों इंडस्ट्री के लग जाने के कारण वातावरण में प्रतिवर्ष 4 अरब टन क्या होता है, ईंधन की खपत हो रही है। ठीक है। इस वजह से वायुमंडलीय तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिससे कि जो मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट हो रहा है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी होता है वनों का विनाश। वनों का लगातार कटाई होने के कारण जो है 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है नाश हो रही है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन करने में, भोजन संश्लेषण में भी कमी आ रही है, और जिसके कारण ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट डाल रहा है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लगातार रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल जो एसी वगैरह होते हैं, ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, जिससे कि ये वायुमंडल में ज्यादा अवधि तक नहीं ठहरे रह सकते हैं, और ये भी ग्रीन हाउस को इफेक्ट डालते हैं। अभी देखिए ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, मैंने अभी बताया कि 1958 में अमेरिका की हवाई मोनोलोआ वेधशाला में पता लगाया गया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मैंने समझा दी कि शुरू में जब फैक्ट्री लगी थी तो 280 थी, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 250, 2050 तक 560 पीएम तक हो जाएगी। जब इसका ऐसा हो जाएगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि दर, रंध्र थोड़े बंद हो जाएंगे, इनका बाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ जाएगी। ये सब चीजें होने के कारण क्या होगा कि ये तापक्रम में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ग्रीन हाउस पर इफेक्ट डालेगा। दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में ग्रीन गैस की बढ़ती सांद्रता के फलस्वरूप, यानी ग्रीन गैस की बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाएंगी। पहला जलवायु पर प्रभाव, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस के कारण जलवायु जो होगा उसको सबसे ज्यादा प्रभाव डाला जाएगा। दूसरा, जातियों के वितरण में प्रभाव हो जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको समझ में आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH4 जो ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस का मैंने ये चार्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज बताया, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से जो लाइट आती है वो पृथ्वी में जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो ऑब्जर्व कर ली जाती है, पुनः वापस नहीं लौटती, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार होता है ओजोन परत का ह्रास। आप जानते होंगे कि ओजोन क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपरी ध्रुवों पर 6 किलोमीटर तक, भूमध्य रेखा के 17 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का क्षेत्र समताप कहलाता है। जो ओजोन जो होता है समताप मंडल कहलाता है। यहाँ पे पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जो समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को ओजोन तथा O2 तथा O में बदल देता है, मतलब O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो ओजोन का ह्रास क्या हो रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं और ये किस में बदल जाती हैं, O3 में बदल जाती हैं। O3 में बदल जाने के कारण पराबैंगनी किरणें ताप के रूप से ऊर्जा निकलने लगती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको।
और इनका कारण क्या होता है, देखिए ओजोन परत जो होती है, ओजोन बनाने के लिए देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, देखते हैं आप इसमें क्लोराइड में जब CF2Cl- Cl हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरीन का रेडिकल हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए Cl प्लस Cl की जब यूवी की प्रेजेंटेशन में जब क्रिया कराते हैं अपन, तो क्या मिलता है अपन को, एक क्लोरीन जोन के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो एक क्लोरीन और एक क्या मिल जाएगा आपको, O2 प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ओजोन के टूटता है, मतलब ओजोन कैसे टूटता है, तो सबसे पहले जो होता है कार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा तो टूटेगा तो क्लोरीन रेडिकल बनाएगा। फिर क्लोरीन जो है ओजोन से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना लेगा, क्लोरीन मोनोडाइऑक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर क्लोरीन फिर किसकी प्रेजेंट यूवी की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराएंगे, अल्ट्रावायलेट की किरणों की प्रेजेंटेशन में, तो एक क्लोरीन प्लस O2 प्राप्त हो जाता है। देखो ओजोन हास का जीवों के प्रमुख वायुमंडल के समताप पर क्या पाई जाती है, ओजोन का कवच हो। तो ओजोन किसके रूप में काम करती है, कवच के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ओजोन परत किस रूप में काम कर रही है, देखिए कवच के रूप में, कवच के रूप में O3 काम करती है। O3 किसके रूप में काम करती है, कवचशील। मानव में पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन, त्वचा कैंसर, देखिए यदि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी तो अब मनुष्य में क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा म्यूटेशन, बीमारी कौन सी हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाता है, स्किन का जो होता है स्किन डिजीज हो जाएगा, है स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा, मोतिया बिंदु हो जाता है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, किसके कारण, जो ओजोन गैस होती है उसके कारण। अब देखिए ओजोन गैस जो होता है तापमान का नियंत्रण कैसे करती है, ग्रीन हाउस गैस के स्राव करने के लिए जो ओजोन परतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वनीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो रही इसके कारण है। तो देखिए जो ओजोन जो होता है, क्योटो घोषणा में विश्व के मतलब 1990 में बताया गया था कि ग्रीन हाउस उत्पादन करने की संकल्पना की थी जापान ने। तो देखिए ओजोन का जो जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय तापमंडल स्थित कवच है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, और यदि ये किरणें सीधे वायुमंडल में आ जाएंगी तो अपन को इतने प्रकार की बीमारी हो जाएगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओजोन जो होता है, ओजोन परत जो कहलाती, जो अंटार्कटिका के हैली बे केंद्र पर किए गए सर्वेक्षण, अंटार्कटिका जो था, अंटार्कटिका के हैली बे, देखिए अंटार्कटिका के हैली बे सेक्शन जो था, वहां पे क्या बताया गया कि ओजोन परत की मोटाई कितनी, देखिए ओजोन परत की मोटाई भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो O3 जो होता है इसकी मोटाई, मतलब मोटी कितनी होती है, मोटाई देखिए जो ओजोन जो होती है इसकी मोटाई 280 से होती है 325 डबसन, ठीक है। डबसन एक डबसन इकाई मतलब DU से भी इसको शो किया, डबसन क्या कहते हैं इसको, डबसन कहा जाता है। एक डबसन बराबर, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक डबसन जो बराबर जो होता है 1 ppb होता है, ठीक है। DU इसको इकाई भी कहा जा सकता है, DU भी आप लिख सकते हैं, 280 225 DU तक होती। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरो नाइट्रस ऑक्साइड मेथेन जैसे नष्ट करती है। इनमें ओजोन की सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ओजोन गैस को देखो, क्लोरो कार्बन मेथेन ये भी प्रभावित करती हैं, पर ओजोन को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, CFCS, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसको, ओजोन को, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है तो ये क्या कहलाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, ओके। ये दोनों भी विश्व में व्यापक पैमाने में हैं तथा इनके द्वारा ओजोन अणुओं को नष्ट किया जा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से ये बनते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये आपको समझ में आ गया होगा कि O3 या ओजोन जो होता है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसी में आपको बता दिया। तो ये BSc थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका 2-2 नंबर में। थैंक यू।